दोस्तों, आर्मी और डिफेंस पर्सन्स को सेक्शन 1014 में काफ़ी सारे अलाउंसेस मिलते हैं और इन अलाउंसेस को अपनी आईटीआर में क्लेम करके वो लोग अपना फुल रिफंड क्लेम कर लेते हैं, जिसकी वजह से आगे चलकर उनके पास इनकम टैक्स से नोटिस आता है सेक्शन 133(6) का या फिर सेक्शन 143(2) का, जो कि स्क्रूटनी असेसमेंट का केस है। नोटिस आ जाने पर आपको काफ़ी सारी पेनल्टीज लगाई जाती हैं और जो भी रिफंड आपने क्लेम किया है वो पूरा रिफंड पेनल्टी और इंटरेस्ट के साथ आपसे वापस ले लिया जाता है। इसीलिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन से अलाउंसेस एग्जेम्प्ट होते हैं और कौन से टैक्सेबल होते हैं। आपकी सैलरी स्लिप में कोई भी अलाउंस आपको दिख रहा है तो वो पूरा एग्जेम्प्ट या पूरा टैक्सेबल नहीं होता है, कुछ ही पोर्शन उसका एग्जेम्प्ट होता है। आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि आर्मी एंड डिफेंस पर्सन्स को जो भी अलाउंसेस मिलते हैं वो किस हद तक एग्जेम्प्ट हैं और कितना वो टैक्सेबल हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की आईटीआर फाइलिंग। आईटीआर 1 स्टार्ट करेंगे सैलरी इनकम के लिए। अगर आपके कैपिटल गेन्स भी हैं तो आप आईटीआर 2 की फाइलिंग करेंगे, और अगर सिर्फ सैलरी इनकम है, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, तो आप आईटीआर 1 को फाइल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉगिन कर लेंगे, ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न्स, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स। यहाँ पर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे 26, 27, ऑनलाइन मोड, कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल, प्रोसीड। आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट किया, आईटीआर 1, प्रोसीड करेंगे, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। टैक्सेबल इनकम अगर आपकी 4 लाख रुपए से ज़्यादा है, न्यू टैक्स रिजीम में आप फाइलिंग कर रहे हैं, तो फर्स्ट वाले पॉइंट पर टिक रहने देंगे, कंटिन्यू करेंगे, ओके। सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशंस, यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लिया, सेक्शन 139(1) सेलेक्टेड रहने देंगे। कौन सी रिजीम में हमें जाना है, हम जा रहे हैं न्यू टैक्स रिजीम में, तो नो पर क्लिक करेंगे। न्यू टैक्स रिजीम में आपको कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं यही आज के वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर बैंक डिटेल्स डिस्प्ले होंगी, किसी भी एक बैंक को आप रिफंड के लिए नॉमिनेट कर लेंगे और कंफर्म करेंगे। इसके बाद है ग्रॉस टोटल इनकम। सबसे पहले है इनकम फ्रॉम सैलरी, यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) लेना है, ये आपके फॉर्म 16 में आपको मिल जाएगी। सेम हेड में लिखा होता है सैलरी एज पर सेक्शन 17(1). यहाँ पर हम ले लेते हैं सैलरी 11 लाख रुपए की। वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, ये सब आपको ब्लैंक छोड़ देना है। इसके बाद आते हैं एग्जेम्प्ट अलाउंसेस। Allowances to the extent exempt under section 10 ensure that it is included in salary income। यहाँ पर जो भी अलाउंसेस आप एग्जेम्प्ट क्लेम कर रहे हैं वो आपकी सैलरी इनकम में जो हमने 11 लाख दिखाई है उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होने चाहिए। ऐसा नहीं करना है आपको कि आपने सैलरी में इंक्लूड नहीं किए हैं और यहाँ पर आपने एग्जेम्प्ट दिखा दिए हैं। अब यहाँ पर हमें कौन से अलाउंसेस को एग्जेम्प्ट दिखाना है। न्यू टैक्स रिजीम में बहुत कम अलाउंसेस ऐसे हैं जो कि एग्जेम्प्ट माने गए हैं। ये है सेक्शन 1014(1) अलाउंसेस एग्जेम्प्ट अंडर न्यू टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम में हमें सिर्फ 3 अलाउंसेस मिलते हैं जो कि एग्जेम्प्ट हैं। ट्रैवल अलाउंस है जो कि सिर्फ उतना ही एग्जेम्प्ट है जितना कि आपने खर्चा किया है। आपकी सैलरी स्लिप में ट्रैवल अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस ये सब दिए होंगे, लेकिन आपको सैलरी स्लिप में जो भी अमाउंट है उतना अपने आईटीआर में क्लेम नहीं करना है। आपने जितना खर्चा किया है सिर्फ उतना ही एग्जेम्प्ट होता है। तो ट्रैवल अलाउंस का आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं, डेली अलाउंस का ले सकते हैं और कन्वेंस अलाउंस का ले सकते हैं फॉर ऑफिशियल ड्यूटीज़। कन्वेंस अलाउंस अगर आपने किसी और पर्पज से यूज़ लिए हैं तो उसका एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, सिर्फ ऑफिशियल ड्यूटीज़। ये 3 अलाउंसेस न्यू टैक्स रिजीम में एग्जेम्प्ट हैं, लेकिन सिर्फ उतने जितने कि आपने खर्चा किया है। अब बहुत सारे अलाउंसेस और भी मिलते हैं लेकिन वो सारे एग्जेम्प्ट नहीं होते हैं। कौन कौन से अलाउंसेस हैं जो कि मिलते हैं लेकिन एग्जेम्प्ट नहीं है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। HRA एग्जेम्प्ट नहीं है, LTA है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, हॉस्टल अलाउंस है, यूनिफॉर्म अलाउंस है, हेल्पर अलाउंस है, रिसर्च अलाउंस, टेलीफोन मोबाइल अलाउंस, इंटरनेट अलाउंस, और इसके अलावा भी सेक्शन 1014 में बहुत सारे ऐसे अलाउंसेस हैं जो कि एग्जेम्प्ट नहीं हैं।
एक स्पेशल केस है, अगर आप स्पेशली एबल्ड एम्प्लॉय हैं तो आपको जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। उस पर ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि जितना खर्चा आपने किया है उतना ही एग्जेम्प्ट होगा, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। लेकिन इन केस ऑफ ओनली स्पेशली एबल्ड एम्प्लॉयज़, तो यहाँ पर आपको नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट अलाउंस में सेक्शन 1014(1) और सेक्शन 1014(2) ये दोनों अलाउंसेस मिल जाएंगे। और सेक्शन 1014(2) में ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू फिजिकली हैंडीकैप्ड एसएससी, सिर्फ यही एक अलाउंस कवर होता है, बाकी कोई भी आप सेक्शन 1014(2) के अलाउंसेस क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सेक्शन 1014(1) का अलाउंस ले लिया और यहाँ पर हम अमाउंट ले लेंगे उसका, मान लेते हैं कि 32,000 हमारा यहाँ पर एग्जेम्प्ट है। इसमें आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का मिल जाएगा और इसे हम सेव कर देंगे। सैलरी की इनकम आ गई, अलाउंस जो हमने क्लेम किया है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया और ये डिडक्शंस आ गए 75,000 के। नीचे आपकी टोटल सैलरी इनकम आ जाएगी। इसके बाद है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप रेंटल वैल्यू भी दिखाना चाहते हैं तो इस वाले हेड में दिखाएंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसके बाद आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, आपका एफडी का इंटरेस्ट, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, वो सब आपका यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है आपके एआईएस और टीआईएस से। इसके बाद है एग्जाम्प्ट इनकम। कोई एग्जाम्प्ट इनकम दिखाना चाहते हैं जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 रुपये से कम की, या फिर आपको किसी से रिलेटिव से गिफ्ट मिला है वो दिखाना है, पीपीएफ का इंटरेस्ट है, या कोई भी अदर आपकी एग्जाम्प्ट इनकम है तो वो आप इस शेड्यूल में दिखाएंगे। यहाँ ऐड अनदर पर क्लिक करके एंट्री को ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट इसमें एक बेनिफिट और दिया गया है कि आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी दिखा सकते हैं। वो वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आपका इक्विटी शेयर्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का है, सेक्शन 112A में कवर होता है। ये सेक्शन क्या है, ये कहता है कि अगर आपने शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स पर एसटीटी पे किया हुआ है तो उसी वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। यहाँ पर आप दे देंगे टोटल सेल वैल्यू कितनी है, टोटल सेल कंसिडरेशन दे देंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दे देंगे, और जो आपका नेट कैपिटल गेन है वो नीचे कैलकुलेट होकर आ जाएगा। और एक कंडीशन और है कि आपका जो कैपिटल गेन है वो 1.25 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। देन है टोटल डिडक्शंस। न्यू टैक्स रिजीम में कोई खास डिडक्शंस तो नहीं मिलते हैं, लेकिन एक है सेक्शन 80 CCD2 कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने अगर एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किया है और आपके फॉर्म 16 में भी दिया हुआ है तो आप यहाँ पर उसकी वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पर एडिट पे क्लिक करेंगे और वैल्यू को ऐड कर लेंगे। कंफर्म कर दिया। नेक्स्ट आ जाता है टैक्सेस पेड का कॉलम कि सैलरी पर जो भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो आपको शेड्यूल TDS 1 में मिलेगा। शेड्यूल TDS 2 में एफडी का इंटरेस्ट है, अगर उस पर कोई भी TDS डिडक्ट हुआ है या डिविडेंड पर कोई भी TDS है तो वो आपको यहाँ पर मिलेगा। कंफर्म कर दिया। लास्ट आ जाता है आपकी टैक्स लायबिलिटी। आपने जो भी ऊपर इंफॉर्मेशंस दी हैं उसके बेस पर आपकी टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर कैलकुलेट हो जाती है। उसी के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपको टैक्सेस पे करने हैं या आपका रिफंड बन रहा है। वेरिफिकेशन के लिए प्रोसीड करेंगे, अपनी ITR को अपलोड करेंगे और उसे आधार OTP से वेरीफाई कर लेंगे। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुआ होगा। ITR फाइलिंग के लिए हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहेगा, स्वस्थ रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।